टॉपिक लेके आए हैं कुलाम्ब्स लॉ के ऊपर एमसीक्यू, जो क्लास 12 के लिए, नीट के लिए और आईआईटी जेईई के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करेगा, आपके पास अच्छे से प्रिपेयर करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कुलाम्ब्स लॉ इज ए वैलिड फॉर, कुलाम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? ऑप्शन ए आर गिवन स्टेशनरी चार्जेस ओनली, ऑप्शन बी इज ए गिवन द मूविंग चार्ज ओनली, ऑप्शन सी इज ए बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज एंड ऑप्शन डी इज ए नन ऑफ दीज। तो गिवन ऑप्शन में से आपको पता है कुलाम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? केवल स्टेशनरी चार्जेस के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास, कैसे चार्जेस है? पॉइंट चार्ज। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पूछा भी था कि किसके लिए कुलाम्ब्स लॉ वैलिड होता है, तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑप्शन बी है डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑप्शन सी है क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑप्शन डी है 4th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहले हमें कुलाम्ब्स लॉ आना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक Q1 चार्ज है और दूसरा चार्ज मेरे पास क्या है? Q2 चार्ज है। दोनों चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज है। दोनों हमारे पास क्या है? पॉइंट चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी? R। तो ये कुलाम्ब्स लॉ क्या बोलता है? इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइड में क्या होता है? R स्क्वायर। जो ये हमारे पास कुलाम्ब्स लॉ है, तो आप इस फॉर्मूले में देख पा रहे हो जो कुलाम्ब्स लॉ है वो F इज, आप क्या लिख सकते हो? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो? 1/r स्क्वायर। की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है? हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इज ए राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज ए राइट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू चार्जेस आर डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल, द फोर्स बिकम। कि दो चार्जेस है, अगर उनको हम डबल कर दें और डिस्टेंस को भी डबल कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कुलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखते हैं? K Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखते हैं? R स्क्वायर। ये कुलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास अगर चार्ज को डबल कर दें, Q1 की वैल्यू क्या कह रहा है? 2Q1 कर दो आप, और जो Q2 की वैल्यू है, जो Q2 वैल्यू है उसको अभी आप क्या कर दो? डबल कर दो। कितना? 2Q2 कर दो। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास गिवन R, इसको भी आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो अब न्यू फोर्सेस बताओ। तो न्यू फोर्स अगर अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेट एज्यूम नया फोर्स क्या हो गया? F1। तो हम क्या लिखेंगे? K, और जो Q1 की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 2Q1, और जो Q2 की वैल्यू हो गई वो कितना हो गया? 2Q2, और डिवाइड में आप क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस लिखोगे। डिस्टेंस कितना है? 2R का स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी? K, यहाँ से क्या लिखोगे? Q1 Q2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 4, डिवाइड में क्या लिखोगे आप? 4 मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे? R स्क्वायर। तो 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो अब जो फोर्सेस हमारे पास, फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी F1 बराबर क्या निकल के आएगी? K Q1 Q2 डिवाइड में आपके पास क्या होगा? R स्क्वायर। तो आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, इस F1 की जो वैल्यू है और जो F की वैल्यू है, दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है? इक्वल है। दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो जो नेट फोर्स अगर हमारे पास क्या निकल के आएगा? नया फोर्स क्या आएगा? F1 इक्वल टू क्या होगा? F, मतलब जो पहले वाला फोर्स होगा सेम एज इट इज, अब हमारे पास सेम फोर्स निकल के आएगा। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा है? A B C D के अंदर, तो सेम एज ए बिफोर इज ए राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुलाम्ब्स लॉ इज एनालोगस टू। कुलाम्ब्स लॉ किसका एनालोगस है ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो कुलाम्ब्स लॉ का अपन फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है कुलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारे पास कुलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का एनालॉगी होता है क्या? तो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फोर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन में क्या होता है? R स्क्वायर। क्या ओम्स लॉ का हमारे पास एनालॉगस होता है क्या? तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमें पता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं? V इक्वल टू क्या लिखते हैं? IR। थर्ड पूछ रहा है क्या हुक के लॉ के लिए एनालॉगी होता है क्या? हुक का लॉ भी हमें पता है। F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? -KX। हुक्स लॉ हमारे पास स्प्रिंग के अंदर ही हमारे पास काम में आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बोल रहा है कि फेराडे लॉ के लिए एनालॉगी है क्या? तो फेराडे लॉ भी हमें पता है। F इज इक्वल नॉट F नहीं आता है। फेराडे लॉ में क्या आता है आपके पास? फेराडे लॉ में आता है E इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप? -del∅B अपॉन में क्या लिखते हो? del T। तो आप देखोगे चारों ऑप्शन में से ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला और जो कुलाम्ब्स लॉ का हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये आपको देखो मिलता हुआ कुछ नजर आ रहा है। आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो। तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है
इस गिवन ऑप्शन में से आपके पास राइट आंसर क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ए राइट आंसर फॉर द कूलम्ब्स लॉ इज एनालॉग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ इज ए वैलिड फॉर, कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए, ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओनली, ऑप्शन सी बोथ पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओनली, ऑप्शन सी इज चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, जब भी चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है हमारे पास, मैग्नेट, इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तो हमारे पास ये ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास ऑप्शन जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कूलम्ब्स लॉ इज ए वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्ज हमने Q1 बनाया और दूसरा चार्ज क्या बनाया, पॉइंट चार्ज क्या बनाया Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी R है, तो इनके बीच में जो फोर्स निकलेगा वो F इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्जेस है उन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। जब इन दोनों इक्वेशंस को अपन कंबाइन करते हैं तो F इज इक्वल टू हमारे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या फॉर्मूला आता है, Q1 Q2 अपॉन में क्या आता है R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी का जब आप साइन हटाओगे तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखोगे, R स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज अ द फोर्स बिकम, मतलब डिस्टेंस क्या कर रहा है, हाफ करता है, होल्ड का मतलब होता है आधी करना, हाफ करना। तो कूलम्ब्स लॉ का हमारे पास फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखते हैं, R स्क्वायर। डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो न्यू फोर्स अगर अपन बात करते हैं, मान लो F नया फोर्स है जिसको क्या बोलते हैं, F डैश मान लें, इसकी वैल्यू क्या आएगी, K Q1 Q2, डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो क्या लिखेंगे, R/2 का स्क्वायर, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा तो 4K Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा, R स्क्वायर। तो जो F डैश की वैल्यू है, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे, इस F डैश की वैल्यू है, इस F डैश की वैल्यू जो इनिशियली जो फोर्स है उसका कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ये देखो इनिशियली फोर्स F इज इक्वल टू क्या ले रखा है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो F डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 4 ऑफ F। तो गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट अपीयर्स इन द कूलम्ब्स लॉ, कि कौन सी क्वांटिटी कूलम्ब्स लॉ में अपीयर नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डिस्टेंस, बी ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ऑप्शन सी है मीडियम ऑफ परमिटिविटी, और ऑप्शन डी है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। तो गिवन ऑप्शन में से देखो, पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखते हैं, R स्क्वायर, और इस K की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं अपन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखेंगे, R स्क्वायर। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड और चार्जेस Q1 Q2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सही बात है। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, R स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन के ऊपर आप फॉर्मूले में देख सकते हो। किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, तो आपके पास राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, क्या कह रहा है, इफ 3 चार्जेस आर kept at the vertex of an equilateral triangle the resultant force on one charge is। तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से बनेगा आपके पास, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा डायग्राम सुंदर बनाया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ हमारे पास चार्जेस क्या मान ले, हमारे पास फर्स्ट पे Q1 रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, यहाँ चार्जेस क्या रखा, Q3। तो किसी एक चार्ज पे हमारे पास फोर्स पूछ रहा है, मान लो इसकी डिस्टेंस मान लो हमारे पास R1 है, इसकी डिस्टेंस क्या मान लो R2 है, और इस Q2 और Q3 की डिस्टेंस वी कैन एज्यूम R3। तो Q1 के कारण Q3 पे हम फोर्स निकालेंगे तो उस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स को हम कुछ भी नाम देते हैं, जैसे F3 पे लग रहा है तो क्या लिख देंगे 3 2। ऐसे Q2 चार्ज के कारण Q3 पे अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे F3 2। अब ये दोनों फोर्सेस हमारे पास लग रहे हैं, Q1 के कारण Q3 पे जो फोर्स लग रहा है इसको नाम क्या दिया, F321 दिया, और Q2 के कारण जो Q3 पे फोर्स लग रहा है उसको क्या नाम दिया, F32।
इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स से क्या होगा, Q3 पे जो फोर्स आएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसके बीच में कहीं आएगा आपके पास, इस फोर्स को बोल देते हैं ना F3। तो आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे, इसको अगर डॉट डॉट करके अपन ऐसे पीछे बढ़ाएं तो ये जो फोर्स है, तो जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, इस एंगल का क्या है, ये बाइसेक्टर है, एंगल का क्या है, बाइसेक्टर। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास किस डायरेक्शन में होगा ये हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कुलाम्स फोर्स इज ए, कुलाम्स फोर्स कैसा फोर्स है, क्या कॉन्टेक्ट फोर्स है क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शॉर्ट रेंज फोर्स है क्या, ऑप्शन सी है सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, ऑप्शन डी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब आपको समझ में आता है, नाम से डिफाइन है, दो फोर्सेस जो एक दूसरे कॉन्टेक्ट के कारण लगते हैं उसको कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। शॉर्ट रेंज मतलब जिसकी बहुत कम डिस्टेंस के लिए वो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल फोर्स मतलब सबका जो सेंटर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो केवल हमारे पास वो फोर्स के द्वारा, उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो कुलाम्स लॉ के जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सेंट्रल फोर्स होगा और कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन हमने क्या बताई है, ऐसा फोर्स जिसके कारण जो वर्क डन होता है वो वर्क डन केवल इनिशियली और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस फोर्स को अपन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन जो अपन करते हैं वो वर्क डन उसकी पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसको फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो गिवन ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। बिल्कुल गलत बात है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। हम फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखते हैं, R स्क्वायर। और K की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ से क्या लिखते हैं Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में क्या लिखेंगे, R स्क्वायर। इस जो एप्सिलॉन जो आपके पास नजर आ रहा है, एक बार मैं इसको सही लिख देता हूँ, इसको क्या लिखते हैं 1 अपॉन में 4 पाई, और यहाँ क्या लिखेंगे एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या होगा, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंसी को दिखाता है, तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ डिपेंड ऑन मीडियम, बिल्कुल ये डिपेंड करता है, राइट आंसर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ रिपल्सिव ओनली, क्या केवल ये रिपल्सिव होता है क्या, फर्स्ट सी ऑप्शन, नहीं, ये अट्रैक्शन भी होता है। डी ऑप्शन दे रहा है अट्रैक्टिव ओनली, अट्रैक्टिव ओनली लिखा गया तो इस वजह से गलत है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, अगर लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज के बीच में, जैसे प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो लाइक चार्ज के बीच में ये हमेशा क्या आता है, रिपल्सिव होता है। और अगर अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुलाम्स लॉ इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, आप फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखते हैं, Q2 अपॉन में क्या लिखते हैं, R स्क्वायर। तो ये देखो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो ऑप्शन क्या हमारे पास, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये हमारे पास राइट आंसर होगा। लीनियर लॉ गलत है, क्यूबिक लॉ गलत है, एक्सपोनेंशियल लॉ भी क्या है, गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कि चार ऑप्शन गिवन है उसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ आपके पास क्या हो, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो आपके पास, डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती हो, किसको फॉलो करती हो, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, क्या हो आपके पास, ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चार्ज हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बोर्ड में आपके पास आया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना है स्केलर क्वांटिटी है। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा, इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आपके पास। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द कांस्टेंट अपीयर्स इन द कुलाम्स लॉ, इट्स वैल्यू डिपेंड्स, की कांस्टेंट जो हमारे पास कुलाम्स लॉ में है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है। कांस्टेंट जो कुलाम्स लॉ का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है,
के Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर। यहाँ जो K कांस्टेंट है, K की जगह अपन क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस K की वैल्यू होती है कूलम्ब्स लॉ में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। और इसके अलावा आपके पास जो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, क्या जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके ऊपर भी हमारे पास डिपेंड्स करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब एमकेएस सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया, इन्हीं को अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। जैसे इस K की वैल्यू अगर वैक्यूम में अगर अपन बात करें, किसमें बात करें, वैक्यूम में इस K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर कितनी होती है 9 होती है। ऐसा ही है एमकेएस सिस्टम के अंदर होती है। अगर सीजीएस में अगर अपन बात करते हैं तो सीजीएस में वैक्यूम में इसकी K की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी कितनी वैल्यू हो जाती है 1 हो जाती है। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है हमारे पास कि ओनली मीडियम गलत ऑप्शन है, ओनली ऑन चार्ज गलत है, सी बोथ चार्ज एंड मीडियम ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, वो हमसे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, ये बिल्कुल सही बात है। ये एक मेरे पास Q1 चार्ज है और ये मेरे पास एक क्या मान लो Q2 चार्ज है। दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, दोनों चार्जेस को ये जो लाइन जॉइन कर रही है उसके अलोंग ये क्या लग रहा है हमारे पास फोर्स लगता है, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी है इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है क्या, नहीं, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपने पढ़ा भी था, इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायरी लॉ, बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमारे पास F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r², ये सही बात है। इट इज ए कंजर्वेटिव नेचर, अभी हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो ये भी हमारे पास सही है। तो कौन सा ट्रू नहीं है इसके अंदर, तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स द फोर्स बिकम्स, क्या कह रहा है, दो चार्जेस के बीच की अगर डिस्टेंस को अपन 3 टाइम्स बढ़ा दें, जैसे मान लो ये एक चार्ज है Q1 और सेकंड चार्ज मेरे पास क्या है Q2 है, और दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R है। अगर अब इस केस में हम इसका फोर्स निकालते हैं तो F इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखेंगे R²। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, क्या ये दोनों Q1 और जो Q2 चार्ज है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके जो बीच की डिस्टेंस इसको अपन क्या करते हैं 3 टाइम्स करते हैं, मतलब 3R कर दिया। तो अब न्यू फोर्स बताओ, तो लेट एज्यूम F1 न्यू फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या होगी K Q1 Q2 और डिवाइड में अपन क्या लेंगे डिस्टेंस कितना 3 इसका स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा K Q1 Q2 और जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 तो यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये जो क्वांटिटी K Q1 Q2 अपॉन में R² है, ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर हो गई हमारे पास, ये इनिशियली जो फोर्स F के इक्विवेलेंट हो गई। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से F अपॉन में 9, तो इसका मतलब हुआ जो फोर्स हमारे पास है जो इनिशियली फोर्स था उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो गिवन ऑप्शन इज ए बी इज ए राइट आंसर है। आपने ये सब क्वेश्चंस